नमस्कार। मैं डॉक्टर सविता चौधरी, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के ई व्याख्यान में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ बैराट सिविलाइजेशन, जो कि बीए भाग द्वितीय के इतिहास के द्वितीय पेपर राजस्थान का इतिहास प्रारंभिक समय से लगाकर 1956 ईस्वी का एक अध्याय है। बैराट एक कस्बा है जो कि आजकल के जयपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर खुदाई में कुछ पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं। उन अवशेषों ने एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में बैराट की महत्ता को स्थापित किया है। इस अध्याय को पढ़ते समय आप देखेंगे कि बैराट में इतने अधिक पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा ऐतिहासिक स्थल अपने पुरातात्विक अवशेषों की दृष्टि से इतना समृद्ध हो सकता है। यहाँ पर पाषाण काल से लगाकर मुगल काल तक के अवशेष पाए गए हैं, क्योंकि बैराट में भारत के इतिहास के कालक्रम की इतनी लंबी समयावधि के अवशेष पाए गए हैं। तो इससे पहले कि हम बैराट स्थल का अध्ययन प्रारंभ करें, भारत के इतिहास के इस कालक्रमिक दौरों को समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में पाषाण काल की अवधि 5 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होती है और वह अवधि पाषाण युगीन संस्कृतियों की अवधि हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभ होने तक मान सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होती है। आर्य सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर 500 ईस्वी पूर्व तक आती है। आर्य सभ्यता भारत की निरंतर चलने वाली सभ्यता है और यहाँ पर आर्य सभ्यता के प्रारंभ होने के बाद ऐतिहासिक दौरों को हम वहाँ पर राज्य करने वाली राजनीतिक शक्तियों के नाम से अधिकतर पहचानते हैं। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बाद का जो दौर आता है, जबकि आर्यों ने यहाँ पर बड़े बड़े राज्य स्थापित कर लिए थे जिनको महाजनपद कहा जाता है। तो महाजनपद युग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। ये उस समय तक चलता है जब तक कि मौर्य काल में मौर्य शासकों के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना नहीं हो गई थी। मौर्य काल 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक आता है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री सदी तक मौर्योत्तर काल आता है, जबकि आंतरिक इतिहास में इस समय शुंग कण्व सातवाहन राज्य कर रहे थे और विदेशी आक्रमणकारियों का एक लंबा दौर इस समय चला था। यूनानी, शक, कुषाण आदि विदेशी जातियों ने, पार्थियन आदि विदेशी जातियों ने इस समय भारत पर आक्रमण किए थे। मौर्योत्तर काल के पश्चात 3री शताब्दी ईस्वी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक गुप्त काल चलता है। गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन का समय आता है। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 648 ईस्वी माना जाता है। हर्षवर्धन के बाद 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी राजपूत काल, 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी सल्तनत काल और 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी मुगल काल और 18वीं शताब्दी से आधुनिक युग यानी ब्रिटिश युग प्रारंभ हो जाता है। ये ऐतिहासिक कालक्रम हमने इसलिए गिनाए हैं क्योंकि बैराट में जो पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए हैं वो इन अलग अलग ऐतिहासिक चरणों से आते हैं और बैराट के पुरातात्विक अवशेषों को पढ़ते समय हमें भारत के बृहत्तर इतिहास को ध्यान में रखने की जरूरत है। बैराट का जो कस्बा है, इसका आजकल अपभ्रंश नाम बैराट है। इसका सही
संस्कृत शब्द विराट नगर है। बैराठ का जो कस्बा है जयपुर जिले में, जयपुर से 52 किलोमीटर उत्तर में और अलवर के 66 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ये बाणगंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बैराठ जो है मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, जिसकी अवस्थिति राजस्थान में थी। राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर राज्यों में मत्स्य महाजनपद अवस्थित था। सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारत के पुरातात्विक विभाग के प्रथम संस्थापक माने जाते हैं, उन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सर्वेक्षणों के दौरान इस स्थल को एक पुरातात्विक स्थल के रूप में पहचाना। सबसे पहले 1936-37 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में इस स्थल की खुदाई प्रारंभ हुई और खुदाई का दूसरा दौर 1962-63 में नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के नेतृत्व में चला। यहाँ पर पाषाण काल, मौर्य काल और मुगल काल से संबंधित पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं। प्री हिस्टोरिक समय इतिहास से पीछे जाता है। पूर्व इतिहास में आता है पाषाण काल का समय, मौर्यन काल प्राचीन भारत के इतिहास में आता है और मुगल काल मध्यकालीन भारत के इतिहास में आता है। इस तरीके से इतिहास से पूर्व के दौर में, प्राचीन भारत के इतिहास के दौर में, मध्यकालीन भारत के इतिहास के दौर में यहाँ पर सभ्यताएं पनपती रही और आधुनिक काल से इसका संबंध यह है कि इसके इन प्राचीन समयों से संबंधित अवशेषों का उत्खनन और उनकी पहचान और उनके ऐतिहासिक दौरों का, ऐतिहासिक जीवन का पुनर्निर्माण ये आधुनिक युग में, ब्रिटिश युग में हुआ है। विराटनगर से जितने पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, यहाँ के उत्खननकर्ताओं में से एक डॉक्टर सत्यप्रकाश, जो कि राजस्थान के पुरातत्व विभाग के निदेशक रहे हैं, उन्होंने कहा था कि भारत ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पाकिस्तान को देकर जितना खोया है, उससे अधिक बैराठ में पाया है। इस कथन से आप बैराठ में पाए जाने वाले पुरातात्विक अवशेषों की संपन्नता का अनुमान लगा सकते हैं। बैराठ से जो पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए बैराठ में ही एक म्यूजियम की स्थापना कर दी गई है और वहां पर उन पुरातात्विक अवशेषों को संग्रहित कर दिया गया है। यह वह नक्शा है जिसमें महाजनपद काल में 6वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद की स्थिति दर्शाई गई है। आप देख सकते हैं, ये मत्स्य महाजनपद है जो राजस्थान में अवस्थित था। भारत के 16 महाजनपदों में से एक मत्स्य महाजनपद, ये भारत के नक्शे में खास तौर से बैराठ नगर की स्थिति है, जो कि विराट नगर के रूप में मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। अब सबसे पहले यहाँ पर पाए जाने वाले पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन हम जब शुरू करेंगे तो उसके प्राचीनतम स्तर से शुरू करेंगे और सबसे पहले हम प्री हिस्टोरिक इरा, पूर्व ऐतिहासिक समय यानी पाषाण युग को लेंगे। हमने बताया कि भारत में पाषाण युग की अवधि 5 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होती है, जबकि पूरा पाषाण काल प्रारंभ हुआ। पूरा पाषाण काल 40,000 वर्ष पूर्व तक चलता रहा। 40,000 वर्ष के बाद 20,000 वर्ष पूर्व मध्य पाषाण युग शुरू होता है। तो आप देखते हैं कि बैराठ में पूरा पाषाण युग और मध्य पाषाण युग में मनुष्य की आवाजाही और रहन सहन था। वहां पर पूरा पाषाण से संबंधित जो उपकरण होते हैं, हस्तकुठार और विदारणियां, गंडासा और खंडक उपकरण, जिनको पेबल टूल्स कहा जाता है। मध्य युग से संबंध रखने वाले सूक्ष्म पाषाण होते हैं, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। पेबल टूल्स और माइक्रोलिथ्स दोनों प्रकार के उपकरणों के साक्ष्य बैराठ में
पाए गए हैं। जब कभी किसी पुरातात्विक स्थल पर पाषाण उपकरणों की अधिक संख्या पाई जाती है तो ऐसा माना जाता है कि वह स्थल उन उपकरणों के निर्माण की स्थली रहा होगा, यानी वहां पर वो उपकरणों के निर्माण का उद्योग पनपता रहा होगा। तो बैराट के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि वहां पर पाषाण उपकरणों के निर्माण का उद्योग पाया गया है। यहाँ पर क्योंकि पूरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन मानव कंदराओं में रहता था और केव पेंटिंग्स करता रहता था मनोरंजन के रूप में और अपने जीवन की गतिविधियों को चित्रित करने हेतु, इसलिए यहाँ पर जो कंदराएं पाई गई हैं उसमें पाषाण कालीन चित्रों के अवशेष भी पाए गए हैं। अब पाषाण काल के बाद ऐतिहासिक दौर में महाजनपद काल आता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। हमें ये याद रखना चाहिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल के अलावा गौतम बुद्ध का आविर्भाव भी हुआ था और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ही महाभारत, जो कि भारत का सबसे बड़ा और प्रथम महाकाव्य है, की रचना भी हो रही थी। तो महाजनपद काल, महाकाव्य काल और बुद्ध काल, ये तीनों समय, तीनों कालों को एक दूसरे से ठीक ठीक अलग नहीं किया जा सकता है। ये एक दूसरे को थोड़ा ओवरलैप करते हैं और इनकी समयावधि लगभग वही है। तो हम देखना चाहते हैं कि महाकाव्य यानी महाभारत के निर्माण के युग में, जबकि कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, और महाजनपदों के स्थापना के समय बैराट नगर में क्या क्या अवशेष, पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं। तो सबसे पहले हम महाकाव्य इरा लेते हैं। आप लोगों ने महाभारत की कथा पढ़ी या सुनी है। आप जानते हैं कि पांडवों को जुए में हार जाने के पश्चात 13 वर्ष का वनवास दिया गया था और उनको अपना 13वां वर्ष अज्ञातवास में बिताना था। तो महाभारत की कथा में उल्लेख आता है कि पांडवों ने अपना 13वां वर्ष, जो कि अज्ञातवास का था, मत्स्य देश के राजा विराट और उनकी राजधानी विराट नगर में व्यतीत किया था। ये पुरातात्विक अवशेषों से या यहाँ पर चल रहे मिथकों से भी प्रमाणित होता है। आप देखते हैं कि जिन पहाड़ियों का यहाँ पर उत्खनन किया गया है, उन पहाड़ियों के नाम महाभारत के पात्रों के नाम पर पड़ गए हैं। जैसे कि एक पहाड़ी जो कि पुरातात्विक दृष्टि से समृद्ध है, का नाम भीम डूंगरी है। जैसे कि बैराट का कस्बा जिस बैराट का कस्बा जिस नदी के किनारे स्थित है, उसका नाम बाणगंगा है। यह मिथक है कि इस नदी को अर्जुन ने बाण मारकर प्रवाहित किया था। तो हम देख सकते हैं कि ऐतिहासिक समय में, जबकि पूरा पूरा पाषाणकालीन पूर्व ऐतिहासिक समय में बैराट का संबंध पाषाण युग से है, तो ऐतिहासिक समय में ये संबंध वैदिक काल से भी जुड़ जाता है। जबकि उत्तर वैदिक काल में कुरु महाजनपद की अवस्थिति मानी जाती है, महाभारत का युद्ध हुआ माना जाता है और महाभारत के युद्ध या महाकाव्य काल में यहाँ पर पांडवों का आना, विचरण करना और रहना साबित होता है। तो ऐतिहासिक चरण के प्रारंभिक दौर से ही वैराट या विराटनगर इतिहास में अपनी भूमिका निभाने लगता है। उसके बाद उससे जस्ट एडजेसेंट महाजनपद काल आता है। महाजनपद काल के बारे में हम थोड़ी बात पहले भी कर चुके हैं। हमने देखा कि मत्स्य जो महाजनपद था वो राजस्थान में स्थित था और उसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसका कि आधुनिक नाम बैराट है। मत्स्य महाजनपद महाभारत काल के पश्चात कुछ समय के लिए चेदी राजवंश के द्वारा अपने अधीन कर लिया गया 5वीं सदी ईसा पूर्व में, लेकिन फिर से स्वतंत्र हुआ, लेकिन फिर से मौर्य साम्राज्य का अंग बन गया। इस तरीके से महाकाव्य काल से शुरू करके महाजनपद काल से होते हुए अशोक के समय में मौर्य युग में मत्स्य महाजनपद या वैराट का नगर मौर्य साम्राज्य यानी भारत में स्थापित हुए प्रथम चक्रवर्ती साम्राज्य का एक हिस्सा बन जाता है। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर जो पुरातात्विक अवशेष पाए जाएंगे वो सबसे अधिक संपन्न अवस्था में और सबसे अधिक रोमांचक अवस्था में
मौर्य काल से ही संबंध रखेंगे। आप देखते हैं कि मौर्य काल की अवधि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हमने मानी है, और उसमें भी जो अवशेष पाए गए हैं वो मौर्य सम्राट अशोक से संबंध रखते हैं। तो मौर्य सम्राट अशोक का जो शासनावधि है, शासनकाल है, वो 268 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर पाए जाने वाले पुरातात्विक अवशेष जो कि मौर्य कालीन है, उनकी समयावधि 3री सदी ईसा पूर्व जाती है। ये बीजक की पहाड़ी का एक ओवरव्यू है, जो कि ऊपर से एंगुलर मैनर में लिया हुआ चित्र है। यहाँ पर आप दो इमारतों को देख सकते हैं। एक ये ऊपर वाला प्लेटफॉर्म है जिस पर कुछ निर्माण कार्य, बाउंड्री के अवशेष आपको दिखाई दे रहे हैं। नीचे सीढ़ियों से उतरकर नीचे फिर एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी आपको एक गोलाकार संरचना के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। नीचे वाली जो गोलाकार संरचना है ये बुद्धकालीन चैत्य है। चैत्य को दूसरे अर्थों में, सामान्य अर्थों में मंदिर कहा जा सकता है। आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में मंदिरों या पूजा गृहों का निर्माण सबसे पहले बौद्ध धर्म को लेकर प्रारंभ हुआ, और वो भी अशोक के समय में प्रारंभ हुआ। वो भी महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद प्रारंभ हुआ। अशोक के समय में इस परंपरा ने जोर पकड़ा। महात्मा बुद्ध का जब परिनिर्वाण हो गया तो उनके अवशेषों को लेकर उन पर धार्मिक स्थल बनाए जाते थे, जिनको जब जब ये धार्मिक स्थल पहाड़ियों को काट कर बनाए जाते थे तो इनको चैत्य कहा जाता था। जब ये इंडिपेंडेंट रूप से बनाए जाते थे तो इनको स्तूप कहा जाता था। तो ये एक बौद्धकालीन चैत्य है जो कि इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम इसे बौद्ध स्तूप कहेंगे। और बौद्ध स्तूप में ये जो बीच वाला गोल घेरा है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखा जाता है। बाहर वाला जो सर्कुलर पाथ है ये मंदिरों की तरह प्रदक्षिणा पथ होता था, जहाँ पर परिक्रमा की जाती थी। ये बौद्ध स्तूप के पड़ोस में, क्योंकि बौद्ध स्तूप में पूजा करने का कार्य बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियां करते थे, तो ज्यादातर चैत्यों अथवा स्तूपों के नजदीक बौद्ध विहारों का बौद्ध विहार प्राप्त होते हैं। ये ऊपर वाला जो निर्माण की संरचना आपको दिखाई दे रही है ये एक बौद्ध विहार है, और इसमें 6-7 कमरे बने हुए हैं। आश्चर्य यह है कि ये जो 6-7 कमरे बने हुए हैं उनमें से प्रत्येक कमरा सिर्फ इतना बड़ा है कि वो केवल एक भिक्षु या एक भिक्षुणी को उसमें रहने के लिए स्थान है, उससे ज्यादा लोग उसमें निवास नहीं कर सकते हैं। ये बीजक की पहाड़ी का दृश्य है जहाँ पर दो पुरातात्विक संरचनाएं हैं, एक स्तूप है और एक विहार है। इनकी शताब्दी मौर्य कालीन या अशोक कालीन है। ये स्तूप का अध्ययन करना थोड़ा अधिक ठीक रहेगा, क्योंकि मौर्य कालीन निर्माण कला या स्थापत्य कला जो है उसकी अपनी विशेषताएं हैं। आप इसको नजदीक से देख सकते हैं। यहाँ पर ये अंदर वाला घेरा है जहाँ पर अवशेष स्थापित किए जाते हैं। ये खांचों के रूप में आप देख सकते हैं कि खांचे इसलिए बनाए गए हैं ताकि यहाँ पर लकड़ी के पिलर्स खड़े किए जा सकें और इमारत का निर्माण हो, और बाकी का निर्माण कार्य ईंटों का है। ये प्रदक्षिणा पथ है और उसके बाहर आप ईंटों का निर्माण कार्य देख सकते हैं। ये संपूर्ण संरचना का दृश्य है। तो हम इस निर्माण से, इस स्तूप के अवशेषों से हमको अशोककालीन स्थापत्य कला के बारे में जानकारी मिलती है। वो ये है कि अशोककालीन निर्माण कला जिसमें कि लकड़ी का प्रयोग माना जाता है, वो लकड़ी और ईंटों का प्रयोग यहाँ पर सबसे पहले ऐतिहासिक चरण में शुरू होता है। तो ईंटों का, पकाई हुई ईंटों का और लकड़ी का, दोनों प्रकार के निर्माण सामग्री का साक्ष्य यहाँ पर प्रारंभ होता है। और यह ऐसी संरचना है, हमने बताया कि प्रारंभिक दौर में बौद्धकालीन मंदिर चैत्यों के रूप में बनाए जाते थे, यानी चट्टानों को काटकर, और बाद में स्तूप बनाए जाने लगे। ऐसा माना जाता है कि यह जो बौद्धकालीन स्तूप बैराट में पाया गया है ये उन इंडिपेंडेंट बनाए जाने वाले बौद्ध मंदिरों जिनको कि स्तूप कहा जाता है उसमें से सबसे पुराना माना जा सकता है। ये बीजक की पहाड़ी पर अवस्थित है। और कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो पाई गई हैं जो अशोक से संबंध रखती हैं, वो 2 अभिलेख हैं। आप जानते हैं कि अभिलेख ने अपने धार्मिक और प्रशासनिक नीति को
विभिन्न अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाकर अपने साम्राज्य के अलग अलग भागों में लिखवाया था या वहां पर चट्टानों पर उत्कीर्ण करवाया था, ताकि जनता और प्रशासनिक वर्ग के लोग उन अभिलेखों को पढ़ सकें और तदनुरूप आचरण करें। तो बैराठ में अशोक कालीन 2 अभिलेख पाए गए हैं। भाब्रू अभिलेख है एक, जो कि 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट के द्वारा बीजक की पहाड़ी के पास में ढूंढा गया था। ये एक पत्थर की गोल चट्टान पर लिखा गया है, आप इसको चित्र में देख सकते हैं। प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया यह अभिलेख है। इस अभिलेख में अशोक को मगध का राजा कहा गया है और मगध का जो राजा अशोक है वो इस अभिलेख में बुद्ध धम्म और संघ में अपनी आस्था प्रकट करता है। जब बौद्धकालीन जब अशोक के धम्म की बात की जाती है तो उसमें ये विवाद पैदा होता है कि वो किस प्रकार का धर्म था। तो भाब्रू अभिलेख जो है वो उस विवाद को खत्म करता है, क्योंकि ये बुद्ध धम्म और संघ में अपनी आस्था प्रकट करता है। तो इस अभिलेख से निर्विवाद रूप से ये स्थापित होता है कि अशोक जिस धर्म को फॉलो करता था वो बौद्ध धर्म का गृहस्थों के द्वारा पालन किए जाने वाला धर्म था, जिसको प्राकृत भाषा में धम्म की संज्ञा दी गई है। इस अभिलेख को, इस शिलालेख को 1840 ईस्वी में जड़ों से काट लिया गया और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के संग्रहालय में कलकत्ता में अवस्थित कर दिया गया। ये भाब्रू अभिलेख है। और दूसरा एक जो अभिलेख पाया गया है वो बैराठ का अभिलेख है। बैराठ के अभिलेख को 1872 में भीम डूंगरी पर C.L. कार्लायल के द्वारा खोजा गया था। ये वो बैराठ का अभिलेख है जिसको C.L. कार्लायल ने खोजा। ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये भाब्रू अभिलेख है, प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अब मौर्य काल के बाद आने वाला चरण मौर्योत्तर काल है। दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी तक चलता है। इस समय यूनानियों के आक्रमण हुए और यूनानियों की अनेक देनों में से एक देन यह थी कि उन्होंने पर्याप्त मात्रा में सिक्के चलाए, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा अर्थव्यवस्था का दौर प्रारंभ हुआ, यानी वस्तुओं का क्रय विक्रय वस्तुओं के लेन देन के द्वारा न होकर मुद्रा के बदले किया जाने लगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने भारत को देन दी वह ये थी कि ये जो मुद्राएं इन्होंने चलाई, ये मुद्राएं लेख लिखे हुए होते थे। तो यहाँ पर जब यूनानियों के आक्रमण हुए तो यूनानी राजस्थान को भी यूनानियों के आक्रमण का सामना करना पड़ा और यहाँ पर यूनानियों से संबंध रखने वाले सिक्के पाए गए हैं। उन सिक्कों में से एक 36 सिक्कों का एक कलेक्शन है जो एक कपड़े में पोटली बनाकर बांधा गया है और उन सिक्कों में से 8 सिक्के पंचमार्क हैं। पंचमार्क सिक्के मौर्य काल और उससे पहले के दौर के होते हैं। इनमें कोई लेख नहीं होता है, कोई निशान होता है, इसलिए इनको पंचमार्क कहा जाता है। मौर्योत्तर कालीन सिक्के लेख लिखे हुए होते हैं। ये सबसे पहले यूनानी शासकों के सिक्के हमको मिलते हैं। तो 28 सिक्के ऐसे हैं जो इंडो ग्रीक शासकों के हैं या यूनानी शासकों के हैं। इन 28 सिक्कों में से एक सिक्का हर्मियस का है और 16 सिक्के मिनेंडर के हैं। तो ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि भारत में इस दौर में मुद्रा अर्थव्यवस्था का चलन हो गया था। यह भी निष्कर्ष निकाला जाता है कि राजस्थान का जो क्षेत्र है वो कुछ समय के लिए यवन राजाओं के आधिपत्य में था। मौर्योत्तर काल के बाद गुप्तकालीन कोई अवशेष यहाँ पर नहीं पाए गए हैं। गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन का समय, हालांकि हर्षवर्धन काल के भी साक्ष्य नहीं पाए गए हैं, लेकिन हमने बताया कि जिन दौरों के अवशेष यहाँ पर नहीं पाए गए हैं उन दौरों में बैराठ का कस्बा किसी न किसी कारण से चर्चा में बना रहा। तो आप देखेंगे कि हर्षवर्धन के समय में हुवेन सांग, जो कि एक चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म के बारे में अपनी जिज्ञासा और बौद्ध स्थलों का भ्रमण करने और बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए भारत आया था। 629 से 645 ईस्वी तक वह भारत में था। यह हर्षवर्धन का शासन काल था। भारत में बौद्ध स्थलों का भ्रमण करते हुए वह राजस्थान आया था और राजस्थान में बैराठ गया था।
वह इस समय हर्षवर्धन से ठीक पहले भारत में हुणों का आक्रमण हो चुका था और हुण नेता हुण शासक मिहिर कुल का राज्य पश्चिमी भारत में स्थापित हुआ था। मिहिर कुल शैव धर्म का अनुयायी था और दूसरे धर्मों से यानी बौद्ध धर्म से संबंधित सांस्कृतिक अवशेषों को उसने नष्ट करवाया था। तो जब ह्वेनसांग ने यात्रा की उस समय वह लिखता है कि मिहिर कुल के द्वारा नष्ट किए जाने के बावजूद भी बैराट में 8 स्तूप अभी भी 8 विहार अभी भी बचे हुए थे। वह वह बैराट के राजा को एक वैश्य राजा बताता है, यहाँ के लोगों की साहसिकता की तारीफ करता है और यहाँ इस स्थान को पोलितोलो नाम देता है, जिसका कि भारतीय संस्करण पारियात्र कहा जाता है। 635 ईस्वी में उसने बैराट नगर की यात्रा की थी और अपने यात्रा विवरण जिसका के नाम सीयू की है उसमें बैराट के बारे में उसने उल्लेख किया है। और हर्षवर्धन के काल के बाद यहाँ पर ये मिहिर कुल के समय से ही इस बस्ती को हम विनष्ट हुआ मान सकते हैं और ये विनाश की अवस्था में ही चलती रही जब तक कि मुगल काल में इसको फिर से बसाया गया। मुगल काल में मुगल सम्राट अकबर ने अपने शासन के प्रारंभिक चरण में अनेक बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। जब वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए आता था तो उसने बैराट में अपने शिकार, अपने ठहराव और अपने आनंद के लिए कुछ भवनों का निर्माण कराया था और बैराट की जो नगरी थी वो फिर से बसाई गई थी। बैराट क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित था इसलिए यहाँ पर तांबे की उपलब्धता थी और तांबे का खनन कार्य यहाँ पर होने लगा। तो 16वीं शताब्दी में बैराट को फिर से बसाया गया। यहाँ पर जो मुगल कालीन अवशेष मिले हैं उनमें एक छतरी है। छतरी पर चित्र बनाए गए हैं, भित्ति चित्र बनाए गए हैं जो राजस्थान में पाए जाने वाले भित्ति चित्रों में सबसे पुराने माने जाते हैं। अकबर के निवास के लिए एक सराय के जो निर्माण किया गया था उसके अवशेष यहाँ पर मिले हैं और एक मुगल गार्डन और एक मस्जिद के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर अकबर ने एक सिक्कों के निर्माण की टकसाल खोली थी जहाँ पर तांबे के सिक्के ढाला जाते थे क्योंकि तांबे का उत्खनन यहाँ पर होता था। यह टकसाल जहांगीर और शाहजहां के समय तक चलती रही थी। अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में बैराट का उल्लेख किया है और उसने कहा है कि यहाँ पर तांबा उत्खनन की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण और लाभदायक स्थल था। ये हमने देखा कि पाषाण युग से लगाकर मुगल काल तक यहाँ पर जो साक्ष्य पाए गए हैं। अब कुछ विविध बातें बैराट में जो पुरातात्विक अवशेषों के बारे में हमको पता पड़ती है उनके बारे में एक नजर डालें। वह खास बातें या विविध बातें यह है कि यहाँ पर पाषाण उपकरणों, ताम्र उपकरणों के अलावा पोट्री के वो सारे रूप पाए गए हैं जो अलग अलग ऐतिहासिक दौरों से संबंधित रहे हैं। आप जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता से ओकर कलर्ड पोट्री जो कि कॉपर एज का गेरुवर्णी मृदभांड जो कि कॉपर एज यानी सिंधु घाटी सभ्यता और उसके आगे पीछे के समय को संबंध रखते हैं। ओकर कलर्ड पोटली गेरुवर्णी मृदभांड के साक्ष्य यहाँ पर पाए गए हैं। आरसी अग्रवाल जो कि एक पुरातात्विक अन्वेषण करता है का मानना है कि यहाँ से सिंधु घाटी के स्थलों को तांबा के उपकरणों का निर्यात किया जाता था। पेंटेड ग्रेवेयर जो कि लोहा युग के मृदभांड हैं और उस समय अन्य स्थानों पर भी पाए जाते थे जैसे कि गंगा की घाटी में पाए जाते थे। उन लोहा युगीन मृदभांड प्ररूपों पेंटेड ग्रेवेयर के भी चित्रित धूसर भांड के अवशेष भी यहाँ पर पाए गए हैं। आर्य या वैदिक काल के पश्चात जो कि लोह युग था, ऐतिहासिक काल यानी महाजनपद काल और मौर्य काल आता है। महाजनपद काल और मौर्य काल से जिन मृदभांडों को जोड़ा जाता है उनको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड उत्तरी
काली पॉलिश वाले मृदभांड कहा जाता है और ये मृदभांड के अवशेष भी यहाँ पर पाए गए हैं। आप देखते हैं कि तीनों प्रमुख मृदभांड प्ररूपों OCP, PGW, NBP के अवशेष यहाँ पर पाए गए हैं। ये एक बहुत ही खास बात है जो कि बैराट को एक विशेष पुरातात्विक स्थल के रूप में स्थापित करती है कि यहाँ पर भारत के इतिहास में पाए जाने वाले प्रमुख मृदभांड प्ररूपों के तीनों रूप पाए जाते हैं। यहाँ पर शंख, कूट और गुप्त लिपि में कुछ शिलालेख पाए गए हैं। माना यह जाता है कि जब मिहिर कुल ने यहाँ पर विनाश कार्य प्रारंभ किया तो यहाँ के लोगों ने शंख, कूट या गुप्त लिपि में कुछ अभिलेख उत्कीर्ण कराकर यहाँ पर अलग अलग जगहों पर पहाड़ियों पर उत्कीर्ण करवाए, जिससे कि वो बचे रह सके, जिससे कि वो मिहिर कुल की विनाश लीला से बचे रह सके। यह शंख लिपि, कूट लिपि, गुप्त लिपि जो कि ब्राह्मी लिपि का ही एक अत्यधिक अलंकृत रूप होती थी, यह आगे चलकर गुप्त लिपि और अपभ्रंश लिपि से गुजरते हुए देवनागरी लिपि बनी है। इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, शंख लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है और इस शंख लिपि से संबंधित लगभग 200 अभिलेखों की खोज कार्लायल ने 1871 में यहाँ पर की थी। यहाँ पर हमने देखा कि कपड़े का हाथ से बना हुआ एक टुकड़ा मिला था जिसमें कुछ मुद्राएं बांधी गई थी। जयपुर के महाराजा मानसिंह के समय में यहाँ पर उत्खनन हुआ और वहाँ पर एक स्वर्ण मंजूषा सोने का बॉक्स मिला जिसमें ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष थे। इस तरीके से पाषाण काल से लगाकर आधुनिक समय तक बैराट किसी न किसी कारण से चर्चा में बना रहा और पुरातात्विक अवशेषों की दृष्टि से इतना समृद्ध रहा कि वह दूसरा किसी कोई स्थल इतना समृद्ध नहीं रहा है कि वह बैराट के साथ समता कर सकता हो। जैसा कि हमने देखा कि बैराट का पतन हुआ और पतन का कारण भी हमने देखा कि मिहिर कुल के आक्रमणों के कारण मिहिर कुल ने यहाँ पर विध्वंस किया और उसके कारण बैराट की पुरानी नगरी का पतन हुआ और यह नगरी फिर से मुगल काल में बसाई गई और उस समय से निरंतर चल रही है। धन्यवाद।